गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो पीजीटी एग्जामिनेशन जो कि 2022 में होना है, तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी जो हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं वीकली, उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न रहते हैं। और कई बार ये प्रश्न जो है डिस्प्यूट भी हो जाते हैं और इसके अलग अलग आंसर रहते हैं, तो बड़ा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि पीजीटी एग्जामिनेशन में भी कहीं ना कहीं प्रीवियस में भी जो कुछ प्रश्न आए हुए हैं इस प्रकार के, तो वहाँ भी अलग अलग आंसर रहता है, बुकों में रहता है। तो ये क्वेश्चन बार बार जो गलत होते हैं, बार बार जिसमें हमें संदेह होता है, उन प्रश्नों को खास बनाया गया है, क्योंकि जो गलतियां होती हैं वो आते हुए प्रश्न या जो हमें संदेह होता है वही एग्जामिनेशन में भी जा करके वहाँ उत्पन्न हो जाता है, और वहीं से ही दो चार प्रश्न हमारे इम्पोर्टेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की जा रही है कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी डिस्प्यूटेड हैं, उनको एटलीस्ट जो है एग्जामिनेशन से पहले चैनल पर अपलोड किया जा सके। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं क्वेश्चन 1, यानी कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूट रहता है, और इसीलिए मैंने नीचे भी सेकंड पे भी ये क्वेश्चन लगा दिया है कि कभी भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन दोनों आता है वो कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सभी विज्ञानों की एकता जो है, ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो इस प्रकार का जो कथन है वो किसने कहा था फ्रेंड्स? इसमें कभी कभी एक चीज और ध्यान रखिएगा, सभी विज्ञानों की एकता या सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो इस प्रकार की जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है फ्रेंड्स? तो ये कार्ल पियर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, कभी कभी स्टुअर्ट चेंज लिख दिया जाता है, ठीक है, और वहीं पर ही संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि सभी विज्ञानों की एकता, तात्विक एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो ये कार्ल पियर्सन का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो दूसरा जो संदेह क्यों होता है वो इस पे होता है। देखिए अगला क्या है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। तो जब विषय सामग्री रहेगा और सिर्फ जो है यहाँ पे विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये डेफिनेशन है वो किसका है? स्टुअर्ट चेंज जी का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप दोनों एक साथ में ही लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमें नहीं लग रहा है कि ये प्रश्न कभी भी गलत होगा। ठीक है, तो दोनों इसीलिए एक साथ में यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। अगला हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है कि जो कुछ समाज में मौजूद है वह क्या है? अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ भी समाज में मौजूद है वह अपरिहार्य है। ये उक्त कथन किससे संबंधित है? तो ये मैलिनोवस्की। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में किसने माना? तो जो अनुकूलन है और विचलन है उसको एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में कौन मानता है फ्रेंड्स? तो वो आर के मर्टन। ठीक है, आर के मर्टन जी ने माना है अनुकूलन और विचलन को एक ही पैमाने के दो छोर के रूप में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पर्सन्स में कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आर के मर्टन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। अगला है कि हर काम क्या है? ईश्वर का बुलावा है। तो ये किसने कहा है कि जो हर काम है, ठीक है, वो क्या है? ईश्वर का बुलावा है। तो यहाँ पे हमें लगता है गांधी, बेबर, अरविंदो, भगवान दास। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो माइंड है वो भटकने लगता है गांधी पे। ठीक है, बेबर, अरविंदो, भगवान दास, ऐसे ऐसे सब नाम है यहाँ पे कि एकदम कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि हर काम क्या है? ईश्वर का बुलावा। जैसे गांधी जी ने कहा, क्या कहा था? गाँव की ओर लौटो। गांधी जी का ये था कथन कि गांव की ओर लौटो। तो ये गांधी जी ने कहा था। तो हर काम ईश्वर का बुलावा है, तो ये किसने कहा है? ये अरविंदो जी की है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अरविंदो जी ने ये कहा था कि हर काम क्या है? ईश्वर का बुलावा है। अगला है फ्रेंड्स कि आज भी जो है हिंदू भावनाएं क्या है? संयुक्त परिवार के पक्ष में है। ठीक है, तो आज भी जो हिंदू भावनाएं हैं वो क्या है? संयुक्त परिवार जो पाया जाता था उससे उसके पक्ष में है। ठीक है, तो उक्त कथन ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेंड्स कपाड़िया जी ने, के एम कपाड़िया जी ने कहा था कि जो आज भी
हिंदू जो भावनाएं होती हैं वो संयुक्त परिवार के पक्ष में होती हैं। अगला है इसमें कि समाज को मनुष्यों के व्यवहार, उनके कारण संबंधों व सामंजस्य संबंधी उत्पन्न होने वाली समस्याओं के रूप में देखा जा सकता है। तो जो समाज के मनुष्यों के व्यवहार और उनके कारण संबंधों व सामंजस्य संबंधी उत्पन्न होने वाले समस्याओं के रूप में देखा जा सकता है। तो यह परिभाषा किसने दी है फ्रेंड्स? इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट है परिभाषा, ये किसने दी है? ये दी है ओडम महोदय ने। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम नई डेफिनेशन है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसमें अगला है कि नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जो नातेदारी है उसको सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? तो ये माना है फ्रेंड्स मार्गन महोदय ने। किसने? मार्गन महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम इरावती कर्वे पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ये एल.एच. मार्गन जी का है। ठीक है, इन्होंने नातेदारी पे विस्तृत अध्ययन भी किया था सर्वप्रथम। तो नातेदारी को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का इन्होंने मूल स्रोत माना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही सामाजिकरण है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को क्या है? नैतिकता की शिक्षा देना ही सामाजिकरण है। तो ये किसने कहा? ये कहा है दुर्खीम महोदय ने। ठीक है, अगला है कि एक समाज एक संगठन है जो प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र महत्व रखता है। ठीक है, तो जो एक समाज, इसमें हमारे पीजीटी में सिलेबस में है समाज एक समाज। ठीक है, तो ये एक समाज से संबंधित है कि एक समाज एक संगठन है जो प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है? स्वतंत्र महत्व रखता है। तो ये उक्त परिभाषा किससे संबंधित है? ये नई परिभाषा है, तो एग्जामिनेशन में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। तो ये किसकी है? फ्रीडमैन की। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पीजीटी में क्या होता है कि आंख मूंद के 110 प्रश्न कोई भी सही कर सकता है, जो मतलब थोड़ी बहुत तैयारी किया हुआ है। वहां पे सारा खेल क्या होता है? 110 के प्लस में अपना स्कोर ले जाना, और 110 में 110 तक तो आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन जब 110 से ऊपर जाने लगते हैं तो जो 5 प्रश्न होते हैं उनमें एकदम संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 5-7 प्रश्नों पे जैसे लगता है कि ए बी सी डी जो ऑप्शन होते हैं उसमें लगता है कि ए होगा या बी होगा, दो ऑप्शन में। ठीक है, वहीं पर होती है गलतियां। ठीक है, यानी 110 तक तो आराम से कर लेता है जो थोड़ी सी तैयारी वैयारी लोग किए रहते हैं अपना, या जो 1-2 साल से एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, वो प्रीवियस वगैरह तो मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन उसमें तो प्रीवियस से ही आए रहते हैं। ठीक है, एकदम आसान वाले। लेकिन 10 प्रश्न जो मतलब थोड़ा ठीक ठाक तैयारी किए रहता है तो 110 उसका तुरंत ही हो जाता है। जिस प्रकार से पेपर अब तक आता रहा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ। लेकिन 110 के बाद में क्या होगा कि 5-6 प्रश्न पे एकदम संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसमें ये होता है कि हम ए लगाएं या बी लगाएं, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या होता है कि जो ये जैसे हम बुक वगैरह अपना पढ़ें, उसके बाद में जो रिपीटेड हैं उनको अपना देखते रहें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि संदेह वाले जो प्रश्न हैं वो भी थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। रही बात फिर 115 के बाद में ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं वो एकदम से नए आते हैं, मतलब लगता है कि हमने पहली बार जो है इस प्रश्नों को देखा हुआ है। ठीक है, तो उन 10 प्रश्नों पे फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि किस्मत भी होती है। ठीक है, तो वही किसी के 4 प्रश्न सही हो जाते हैं, किसी के 5 प्रश्न सही हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी अपनी किस्मत होती है, तो वही सारा खेल डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है और सारी चीज़ें जो है, तो इसीलिए अपना आप लोग अपना जो है प्रीवियस पेपर वगैरह सॉल्व करते रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्रीडमैन यानी नए प्रकार का क्वेश्चन है। तो जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हमें नई चीज़ों को भी करते रहना है। ठीक है, क्योंकि जो आया हुआ है वो तो आएगा ही 100 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद जो स्कोर बढ़ाना है तो उसके लिए भी नई चीज़ों को भी पलटना जरूरी है। ठीक है, तो एक कोशिश हमारी तरफ से भी की जा रही है कि कुछ नए प्रश्नों को शामिल किया जाए। ठीक है, तो एक समाज एक संगठन है जो प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र महत्व रखता है। तो ये उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये है फ्रीडमैन की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं। तो वो कौन से 2 स्तर हैं फ्रेंड्स? जो समाजशास्त्री हैं समाज का अध्ययन 2 स्तर पर करते हैं, तो बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लिक कर
हाँ तो फ्रेंड्स, जो समाजशास्त्री होते हैं वो समाज का अध्ययन दो स्तर पर करते हैं। कौन से? सूक्ष्म एवं बृहत, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो सही और गलत पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बताती हूँ ये चीज कि समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वो अमूर्त होते हैं, ना कि मूर्त होते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इसके विषय में जो है बीयरस्ट्रीट जी ने ये सब चीजें बताई भी हुई हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वो है, वानबिच के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? तो वानबिच के अकॉर्डिंग जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसका एकमात्र वास्तविक आधार क्या है? तो वो है सामाजिक संबंध। ठीक है, जैसे मैकाइवर यंग पेज कहते हैं। ठीक है, कि सामाजिक संबंध ही क्या है? जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, तो वैसे ही वानबिच के अकॉर्डिंग जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु है उसका जो एकमात्र वास्तविक आधार है वो क्या है? सामाजिक संबंध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जबकि अगर मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग आ जाएगा तो उन्होंने सामाजिक क्रिया की बात की है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 को देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान मुख्य शाखाएं हैं, तो किसकी हैं? जो प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान है इसकी जो मुख्य शाखाएं हैं वो किसकी हैं? विज्ञान की। ठीक है, तो विज्ञान की हो जाएंगी ये। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? ठीक है, तो जो समाज विज्ञान है उसके विकास जो हुआ है उसमें समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या हुआ है? क्रम में या सबके बाद विकसित हुआ। ठीक है, तो क्रम में या सबके बाद विकसित हुआ है ना, पहले मैथ है फिर इस प्रकार से सब सारी चीजें हैं, तो क्रम में या क्या हुआ है? सबके बाद में विकसित हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला है क्वेश्चन 16 की समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो जो समाजशास्त्र का विकास हुआ है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ठीक है, तो राजनीतिक दर्शन इसमें हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र के विकास का जो निम्नलिखित में से कौन सा जो बेस है, आधार है, वो क्या है? राजनीतिक दर्शन, ना कि व्यवस्था, संघर्ष, व्यवहार। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में किसने माना है? तो जो समाजशास्त्र है उसे शिल्प के रूप में किसने व्याख्यायित किया है, किसने माना है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो सी राइट मिल्स महोदय जी ने द पावर एलीट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई थी, ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन इन पे बन जाते हैं कभी कभी। कभी कभी क्या होता है कि इनकी पुस्तक पूछ लेते हैं, द पावर एलीट। छोटे छोटे प्रश्न पीजीटी में फ्रेंड्स, बुकें वगैरह, परिभाषाएं, ठीक है, ये सब पूछी जाती हैं। तो जब भी आप स्टडी करिए तो सारी चीजें एकदम दिमाग में क्लिक हो जाएं। ठीक है, समाजशास्त्र को शिल्प के रूप में किसने व्याख्यायित किया? तो ये किया है C.W. मिल्स जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला है आज कुछ हमारा जो ये है माउस ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु अलेक्स इंकेल्स द्वारा विवेचित 3 पथों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था अभी। ठीक है, तो इसमें जो समाजशास्त्र की परिभाषा हेतु अलेक्स इंकेल्स द्वारा विवेचित 3 पथों में सम्मिलित नहीं है, ये हायर एजुकेशन में भी पूछा गया था। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसमें आलोचनात्मक नहीं है। ठीक है, अनुभविक है, ऐतिहासिक है, विश्लेषणात्मक है, 3 पद का इन्होंने यूज किया था, और लेकिन आलोचनात्मक का इन्होंने नहीं किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देना है कि कौन सा नहीं है उद्भव का, तो वैश्वीकरण थोड़े ना है। औद्योगिक क्रांति थी, प्रबोधन था, फ्रांसीसी क्रांति थी, तो औद्योगिक और फ्रांसीसी क्रांति ये तो मेन थी,
लेकिन प्रबोधन युग भी था, ठीक है, लेकिन वैश्वीकरण ये नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसका कथन है कि स्व और समाज क्या है, जुड़वा है, ठीक है, स्व और समाज जुड़वा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है कूले महोदय ने। किसने, CH कूले। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि किसका कथन है कि जो मनोविज्ञान है सामाजिक क्रियाओं का, तो समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। तो मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का, वहीं पर जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाज शास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का, सोशल प्रोसेस का अध्ययन विश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये किसके द्वारा दी गई है, देखिए यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर्टो क्लाइनबर्ग, मैकाइवर योंगपेज, टीवी बार्टोमोर या सोरोकिन, ठीक है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये टीवी बार्टोमोर महोदय जी ने कहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने समाजशास्त्र को मूलभूत सामाजिक विज्ञान कहा है, तो समाजशास्त्र को मूलभूत सामाजिक विज्ञान किसने कहा है, तो ये सेलिंगमैन महोदय ने, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि समाजशास्त्र को मूलभूत सामाजिक विज्ञान इन्होंने कहा, सेलिंगमैन, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स इसमें कि किसने ऐतिहासिक समाजशास्त्र की परिकल्पना की है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, ठीक है। तो ऐतिहासिक जो समाजशास्त्र है उसकी परिकल्पना किसने की है, तो ये की है कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम ने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया, और बताया था उसमें कि ऐतिहासिक समाजशास्त्र की इन्होंने परिकल्पना की थी यूटोपिया नामक पुस्तक में, ठीक है। तो कॉल मैनहीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक पुस्तक और भी लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ रहा है, मैन एंड सोसाइटी करके है, ठीक है, मैन एंड सोसाइटी ऐसे है। एक मिनट में सर्च कर लेती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन मैन है उसमें। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वैसे जो मैन एंड हिज वर्क है वो तो हर्स्कोविट्स की है, और माइंड इन सोसाइटी जो करके आता है वो मीड की हो जाती है, ठीक है। और ये जो मैन एंड सोसाइटी है ये कार्ल मैनहीम जी की पुस्तक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई पुस्तकें हैं इससे रिलेटेड, तो आप ध्यान रखिएगा, कार्ल मैनहीम की पुस्तक पूछी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऐतिहासिक समाजशास्त्र की परिकल्पना इन्होंने की थी, ठीक है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है, और मैन एंड सोसाइटी भी करके लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा होगा कुछ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसका कथन है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक जो क्या करता है, जो है ये सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। तो किसने कहा कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र क्या, दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स, दुर्खीम जी ने, दुर्खीम महोदय ने कहा कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है, ठीक है। तो दुर्खीम हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे, ये नेट में पूछा जाता है प्रश्न, और अभी पिछली बार नेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, सीक्वेंस में। और हायर एजुकेशन, पीजीटी, मतलब हर जगह जो है इन लोगों का जो जन्म वाला होता है ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा गलत है ये बताना है। तो अगस्त कॉम्टे महोदय 1798 से 1857 ये सही ही हो गया। उसके बाद में आपका सॉरी, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से लेके 1903, तो यानी ये भी सही है। और उसके बाद में इमाइल दुर्खीम 1858 से 1917, ये भी सही है। और ये जो मैक्स वेबर का है 1818 से 1883, तो ये क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 1818 से 1883 ये नहीं है, ठीक है, मैक्स वेबर जी का। तो इनका फ्रेंड्स 1864 से 1920 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा मैक्स वेबर जी का। और एक क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी नेट में कि कॉम्ट होंगे, स्पेंसर होंगे, दुर्खीम होंगे या मैक्स वेबर होंगे। तो इसका एक क्रम था। सबसे पहले देखिए 1798 से 1857 अगस्त कॉम्ट जी हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या 1820 जो दिया गया है, यहाँ पे 1820 से भी तो पहले कार्ल मार्क्स है, यानी स्पेंसर से पहले कौन आ जाएगा, 1818 में कार्ल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मार्क्स के बाद में फिर जो है
ये आपके स्पेंसर आते हैं, और स्पेंसर के बाद में फिर दुर्कीम आते हैं, और फिर जो है 1864 में ये आपके मैक्स वेबर आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले कॉम्ट है, फिर मार्क्स है, फिर स्पेंसर है, फिर दुर्कीम है, फिर मैक्स वेबर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन है, तो सीमेल, स्मॉल, दुर्कीम, स्पेंसर। तो इसमें सीमेल हो जाएंगे और उसके बाद में आपके हो जाएंगे स्मॉल। ठीक है, फीमेल और स्मॉल, यानी 1 और 2 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री ऐसे हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर सके। तो निम्न में से कौन से ऐसे समाजशास्त्री हैं जो जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक संबंध नहीं स्थापित कर पाए। तो वो कौन थे फ्रेंड्स? मैक्स वेबर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला है कि मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाजशास्त्री जो विश्लेषण है मार्क्सवादी विश्लेषण में जो मध्य वर्ग की अवधारणा है, ठीक है, इसको किसने प्रतिपादित किया है? तो ये डेहरेनडार्फ का है। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है नेट वगैरह में, तो आप ध्यान रखिएगा, आगे आने की संभावना है। यांत्रिक एवं सावयवी एकता का किसने वर्णन किया? तो जो यांत्रिक एकता और सावयवी एकता है उसका किसने वर्णन किया है? तो ये किया है दुर्कीम जी ने। ठीक है, दुर्कीम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक एवं सावयवी एकता। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29। एक सूची दी गई है और इसे हमें मैच करना है। ठीक है, तो उद्विकास किससे संबंधित हो जाएगा? यानी हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, उसके बाद में जो है उद्विकासवादी क्रांति। तो इसमें जो है जो क्रांति कौन चाहता है कि जो चीजें हैं उसका पूरा जो है तख्ता पलट कर दीजिए। ठीक है, उठो जागो और तब तक लड़ो। ठीक है, तो उद्विकासवादी जो क्रांति है वो किसने कहा? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, तो बी का हो जाएगा सेकंड। और चक्रीय उद्विकास, तो सी का हो जाएगा आपका 1, यानी सोरोकिन। ठीक है, जो घड़ी का पेंडुलम सिद्धांत वगैरह है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा चक्रीय उद्विकास, सोरोकिन। और सतत क्रांति, तो ये नया है, डी का 4, यानी एल गॉट्सचॉक महोदय ने। तो एल गॉट्सचॉक महोदय ने, तो डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी तीनों में पता ही है, अगर एक नहीं आ रहा है तो नया वाले से हम मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, और तो इसमें जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स की दुर्कीम के अनुसार निम्नलिखित में से सावयवी एकता का कौन सा सूचक है? तो दुर्कीम के अकॉर्डिंग अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो दुर्कीम के अनुसार जो सावयवी एकता है उसका कौन सा सूचक है? तो एक यांत्रिक एकता और एक सावयवी एकता। ठीक है, तो सावयवी एकता का कौन सा सूचक है? सुधारात्मक कानून। ठीक है, और जबकि यांत्रिक एकता में क्या हो जाता है? प्रतीकात्मक कानून। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो सेकंड मॉक टेस्ट की हमारी जो क्विज थी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, वो कंप्लीट होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और शेयर भी करें। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सके उनको मैं आप लोगों तक शेयर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद।